A very good morning to all my dear students. I hope you all are fit and fine. You are taking good care of yourself and your parents too. So students, we have completed the first chapter, that was some basic concepts of chemistry, and whatever was there in your syllabus according to the reduced pattern, I have already taught you all. So be very sincere. Whatever I have taught in a sequence, you just write everything in your copy. Either you are a Hindi medium student or you are an English medium student. So students, today we are going to start the new chapter, that is classification of elements and periodicity in properties, that is periodic table. You will learn periodic table, that is Avart Sarani, in detail. So students, take your copy and pen and then start studying. So students, let us see that which topics are included according to the reduced syllabus in the chapter क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तत्वों का वर्गीकरण और गुण धर्मों की आवर्तिता. सो फर्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. आधुनिक आवर्त नियम अर्थात सारणी का वर्तमान स्वरूप. जो भी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है और जो भी मॉडर्न पीरियोडिक फॉर्म का वर्तमान में जो भी पीरियोडिक टेबल का फॉर्म है, जो भी रूल्स हैं, आपको उसको डिटेल में पढ़ना है. सेकेंड मेन टॉपिक इज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों के गुण धर्मों की आवर्ती प्रकृति. क्लियर, इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको पढ़ना है वो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस. ओके, एटॉमिक मीन्स परमाणु त्रिज्या और आयनिक रेडियस मीन्स आयनी त्रिज्याएं. तो इनके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है कि पीरियड होता है और ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में. मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि इनका इफेक्ट क्या होता है, कब ये बढ़ते हैं, कब ये घटते हैं और उनका क्राइटेरिया क्या है और क्वेश्चंस क्या है, जो कि बहुत ईजी है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. सेकेंड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का हिंदी होता है आयनन एंथैल्पी. क्लियर. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इसको आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से भी जानते हो. थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, मैं इसको आगे लेक्चर में बताऊंगी. इसका हिंदी है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी. ओके. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता. नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, संयोजकता का आपको कॉन्सेप्ट बताना है. ये सारे आपको बताने हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जब पीरियड में और ग्रुप में इनका क्या इफेक्ट होता है, इनकी प्रॉपर्टीज आपको डिटेल में पढ़नी है और इन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इनके साइज पे क्या प्रभाव पड़ता है. बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, सिस्टमैटिकली हम इसको पढ़ेंगे तो इट इज़ वेरी इजी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने हैं. और लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है पीरियोडिक टेबल में, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100. सो आपको पढ़ना है 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण. इट्स वेरी सिंपल. तो चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, आपको ये सारे टॉपिक्स जो है वो कॉमन आपको पढ़ना है. एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कि बच्चों आप इंग्लिश में भी टर्म्स को समझो, क्योंकि मैं जो भी PDF आपको देती हूँ वो हिंदी इंग्लिश दोनों के टर्म्स को मैं ट्रांसलेट करके देती हूँ. सिर्फ आप हिंदी ही मत समझो, आप हिंदी इंग्लिश दोनों समझो. ओके, सो टेक योर कॉपी एंड पेन एंड स्टार्ट स्टडिंग. So students, let us start the genesis of periodic classification. Genesis मतलब कि periodic table का जो classification हुआ वो शुरू से लेकर अब तक किस तरीके से हुआ, कितनी थ्योरीज आई. तो आपने एक ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा है, आपके सिलेबस में भी नहीं है ये, बट मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ज़रूर दूंगी. सो द फर्स्ट थ्योरी वॉज डोबर्नियस ट्राइड्स थ्योरी. ये पीरियोडिक टेबल के लिए उन्होंने बताया था. तो सिंपली इन्होंने क्या किया था कि किन्हीं भी 3 एलिमेंट्स को जिनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थे उनको त्रियक के समूह में, ट्राइड्स के समूह में रख लिया था और फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ऐड किया था और उनका एवरेज निकाला था. तो बीच वाले एलिमेंट का हमको
एटॉमिक वेट पता चला था। सो उन्होंने जो एलिमेंट्स को ट्राइड्स के फॉर्म में यानी त्रियक के फॉर्म में जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती थी उनको उन्होंने रख के फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ऐड किया, उनका एवरेज निकाला, तो जो है सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकला। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये एप्लीकेबल नहीं था। क्यों ये एप्लीकेबल नहीं था? इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स आए, बिकॉज बहुत सारे जो थे एलिमेंट्स थे जो बहुत हल्के थे, लाइट वेटेड थे, और जो बहुत ज़्यादा हैवी वेटेड थे उनके लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ था। सो द नेक्स्ट थ्योरी वॉज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स थ्योरी। आपने पढ़ा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में इन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंगली अरेंज किया और 8 के ग्रुप में किया। ओके, तो 8 के ग्रुप में किया और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी लास्ट 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करती है। So you can say that he suggested that the properties of element reoccur after a regular interval of 7 elements। मतलब पहला और 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैच करती है। जैसे कि आप म्यूज़िक में सारे गामा पाधा नीसा 8 जो ऑक्टेव्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने ये मेंशन किया था। बट ये बहुत ज़्यादा जो है ये एप्लीकेबल नहीं था, बहुत सारे फेलियर्स थे, ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था जो कैल्शियम से ज़्यादा उनके मास थे, और बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे वो इस टेबल में एकोमोडेट ही नहीं हो पाए कि फर्स्ट और हम लास्ट के 8th के प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैच नहीं हो पाए। बहुत ज़्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, आपने 10th में पढ़ा है, बस एक हल्का सा आप इसको देख लीजिएगा कि डॉबर्ने ट्राइड्स ने कैसे 3 के फॉर्म में रखा था एलिमेंट्स को, और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कैसे 8 के ग्रुप में रखा था। और नेक्स्ट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने बहुत ज़्यादा पीरियोडिक टेबल के लिए जो है बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इन्होंने बताया था कि जो भी एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं, उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार। लेकिन इनके जो इन्होंने ये भी बता दिया था कि टोटल जो है वो 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप है, जो कि एक्सेप्टेड था। लेकिन बहुत सारी उसमें एनोमॉलीज, मतलब कि बहुत सारी उसमें आप कह सकते हो कि कॉन्ट्राडिक्शंस आया, बहुत सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए मेंडलीव ने। सबसे पहला जो इनका डिफेक्ट था वो था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के पोजीशन को बता ही नहीं पाए कि हम हाइड्रोजन के पोजीशन को कहाँ पे रखें। Either it will be regarded as metal or it will be regarded as non-metal, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की भी टेंडेंसी रखता है और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी रखता है। नेक्स्ट इन्होंने जो डिफेक्ट था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को कहाँ पे पोजीशन देना चाहिए वो ये नहीं बता पाए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में रखना चाहिए, उनके पोजीशन को मेंडलीव जो है वो नहीं बता पाए। और रेयर अर्थ मेटल्स के पोजीशंस को भी मेंडलीव नहीं बता पाए। आई होप आपने क्लास 10th में ये तीनों जो हैं आपने डिटेल में पढ़ा है। सो यू आर गोइंग टू लर्न द मेन थिंग विच इज़ इन योर सिलेबस, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। बस उन्होंने ये और इसकी खोज जो है मोज़ले ने की थी, और मोज़ले ने ये बताया कि कोई भी एलिमेंट की केमिकल या फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करती है, दैट इज़ डिपेंडेबल ऑन एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक पे डिपेंड करती है। आगे के स्लाइड में अब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, बिकॉज इन योर सिलेबस modern periodic table is there and these 3 are the primitive one, but आप इसको देख लीजिएगा कि क्या होता है, इसके बारे में आपको assumptions पता होना चाहिए। So students, here is the picturization of modern periodic table. So you already know there are 7 horizontal rows which is called as period and 18 vertical columns that are called as group. तो आपको पता है ग्रुप जो है वो हमेशा वर्टिकल होते हैं, ये आप देख लो 1 से लेके 18 तक ग्रुप्स हैं, और जो रोज हैं हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज जो रोज हैं वो पीरियड है। ये टोटल जो है वो 7 पीरियड्स आपके पीरियोडिक टेबल में होगा। अब आप देखो किस तरीके से एलिमेंट्स जो हैं उनको कैटेगराइज किया गया है। तो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं,
एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ये जो पूरी मेन बॉडी है आप पीरियोडिक टेबल की एस, डी और पी की, उसके बाहर, उसके नीचे जो है बॉटम में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस्ड होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया है फर्स्ट ग्रुप में और सेकेंड ग्रुप में। सो आप देख सकते हो जो डार्क ब्लू कलर से है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सारे जो हैं वो एल्किली मेटल्स हैं। ओके, लाइट ब्लू कलर से आप देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, दे आर कॉल्ड एज एल्किलाइन अर्थ मेटल्स। ये सारे जो हैं मेटल्स होते हैं। अब नाउ कम ऑन फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट में 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप्स होते हैं। 18 ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो ग्रुप। ये 18 ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आते हैं दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेंडॉन, इनके आउटर मोस्ट शेल में इनके ऑक्टेट जो है कंप्लीट होते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे आर वेरी स्टेबल, ये बहुत स्थायी होते हैं और बहुत अनरिएक्टिव होते हैं। सो 13, 14, 15, 16 एंड 17 इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया। आगे भी आप देखोगे किस तरीके से जो है मेटेलॉइड्स हैं, मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, वो आगे आप देखोगे। अभी आप सिंपल एक डिस्क्रिप्शन देख लो कि जितने भी ग्रीन कलर से यहाँ पे डिनोट किया गया है दैट आर नॉन मेटल्स, यानी कि अधातु है। ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ग्रहण करने की टेंडेंसी रखते हैं और एनायन यानी ऋणात्मक आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं? बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। और ये जो पिंक कलर के मेटल्स हैं वो अदर मेटल्स हैं। आप आगे चल के इसको डिटेल में पढ़ोगे। मैंने कैटेगराइज किया है कि कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं और कौन से मेटेलॉइड्स हैं। ये मेन ग्रुप जो मेन बॉडी है आपका पीरियोडिक टेबल का, उसके नीचे जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4f सीरीज एंड 5f सीरीज। 4f सीरीज इज कॉल्ड एज लैंथेनॉइड्स, 5f सीरीज इज कॉल्ड एज एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड हमेशा लैंथेनम से स्टार्ट होके Lu यानी ल्यूटेशियम तक कंटिन्यू होता है। टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। और 5f सीरीज विच इज कॉल्ड एज एक्टिनॉइड्स, उसमें एक्टिनम से लेके लॉरेंसियम Lr 14 एलिमेंट्स होते हैं। सो दिस इज द टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान दो कि कहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। वो दो तरीके के कैटेगराइजेशन होती है उनमें। एक फर्स्ट ए होता है एल्किली मेटल, सेकेंड होता है एल्किलाइन अर्थ मेटल। फिर एकदम एक्सट्रीमली अगर हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। 18 ग्रुप जो है वो जीरो ग्रुप भी कहलाता है। दे आर नोबल गैसेस। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे आर प्लेस्ड बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक के बीच में इनको रखा गया है, इसलिए ये डी ब्लॉक कहते हैं। सो डी ब्लॉक में मेनली मेटल्स आते हैं। आप देख सकते हो 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये इतने सारे ग्रुप्स हैं। तो स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये जो है वो 3D सीरीज है। इसके नीचे वाली सीरीज 4D सीरीज होगी, देन इट विल बी 5D सीरीज और ये है 6D सीरीज। तो ये एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। आप इसको अपने माइंड में इसको आप रख लीजिएगा किस तरीके से पोजीशन होती है और कोशिश करिएगा कि धीमे धीमे करके आप एलिमेंट्स को याद करिए। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट the characteristics. What are the characteristics of modern periodic table? आधुनिक जो आवर्त सारणी के क्या गुण हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके सिलेबस में है मेन। आप इसको देखो कि क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। सो आपने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ा, उसमें आपने ये देखा कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट या मास नंबर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया था। लेकिन मोजले ने जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया, आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डिस्कवर जो है वो मोजले हैं। मेंडलीव के बहुत सारे
जो टॉपिक्स थे, जो भी उन्होंने इंक्लूड किया था, बहुत सारी चीज़ें ली गई, बट मोजले ने जो मेन assumption दिया, that was the arrangement of the element is based on a more fundamental property, namely atomic number. Okay, जितने भी elements periodic table में arranged हैं, उनको हम उनके increasing atomic number, उनके परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग जो है अरेंज किया गया। ये सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन था। मेंडलीफ ने ये किया था कि जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, उनको उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग नंबर के अकॉर्डिंग किया था, तो वो बाद में जाके डिस्कार्ड हो गया था। सो मेन एजम्पशन है जो मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिया कि एलिमेंट्स जो हैं वो उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है बेसिकली उनके एटॉमिक नंबर्स से डिसाइडेड होगी। मीन्स एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग अरेंज्ड हैं। सेकेंड एजम्पशन हम देते हैं, इन दिस पीरियोडिक टेबल द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स एटम। अभी आप आगे जाके पढ़ोगे, जितने भी पर्टिकुलर ग्रुप्स आपने पढ़ा, जैसे फर्स्ट ग्रुप पढ़ा, सेकेंड ग्रुप पढ़ा एस ब्लॉक में, एल्कली मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, तो वो इसलिए उस पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंज्ड हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अभी जब आगे टॉपिक आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उनके एस ब्लॉक में चाहे पी ब्लॉक हो चाहे डी ब्लॉक हो, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में पर्टिकुलर ग्रुप में सिमिलैरिटीज़ होंगी। Second, third assumption is highly metallic elements are placed on the left hand side of the table. आपने पढ़ा था कि जितने भी मेटालिक यानी धात्विक गुण के हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और वो कैटायंस में या धनायन में परिवर्तित होते हैं, तो आप एस ब्लॉक को याद करिए, वो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ्ट तरफ प्लेस्ड है। सो इट वाज अ assumption ऑफ पीरियोडिक टेबल। Next is the highly non-metallic elements are placed on the right hand side of the table. मैंने बताया जितने भी P ब्लॉक में आपने ग्रीन कलर से देखा था नॉन मेटालिक एलिमेंट्स यानी अधात्विक जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके एनायंस या ऋणायन में परिवर्तित हो जाते हैं, वो कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में प्लेस्ड है? बिल्कुल राइट हैंड साइड पे प्लेस्ड हैं। So let us see the next assumption of modern periodic table. The transition elements or D block elements are accommodated between metals and non-metals. मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो S block elements हैं वो पूरे metals होते हैं जो कि बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, और P block elements जिसमें मैक्सिमम non-metals आते हैं वो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एस और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है, इसीलिए उनका नाम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखा गया है। नेक्स्ट एजम्पशन इज द नोबल गैसेस आर प्रेजेंट इन ग्रुप 18 और 0। आपने ऑलरेडी पढ़ा नोबल गैसेस यानी जो अक्रिय गैसेस हैं वो हमेशा ग्रुप 18 या उनको हम 0 ग्रुप भी कहते हैं, सबसे लास्ट में प्लेस्ड होते हैं, और उनके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। So the next assumption is the elements present in the left hand side and the right hand side vertical columns are called normal elements or representative elements. आपने पढ़ा था कि कुछ other elements थे P block में, they are normal elements और representative elements। इनके पेनाल्टीमेट शेल्स हमेशा कंप्लीट होते हैं। पेनाल्टीमेट शेल्स मतलब एक होता है जो सबसे बाहरी शेल होता है, दैट इज द आउटर मोस्ट शेल, ओके, और आउटर मोस्ट शेल के जस्ट बगल वाला जो शेल होता है दैट इज द पेनाल्टीमेट शेल। तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव ये सारे जो आप डिटेल्स पढ़ रहे हो वो मैं शॉर्ट नोट्स में बताऊंगी, तो अभी आप इतना ध्यान देना, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट लैंथेनॉइड्स, मैंने ऑलरेडी बताया था कि पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी के नीचे जो है लैंथेनॉइड्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 4F सीरीज, and actinoids 5F series are placed outside the main body of the periodic table. And the last is the 7th period is an incomplete period. आपने पढ़ा है कि 7 periods होते हैं periodic table में, लेकिन 7th period अभी भी incomplete है, बहुत सारे elements की अभी भी discovery नहीं की जा सकी है। So students, let us have a quick revision रिगार्डिंग ऑल द एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एल्कली मेटल्स में और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में। एल्कली मेटल्स में कौन सा ग्रुप आता है? ग्रुप 1।
एल्किलाइन अर्थ मेटल्स में कौन सा ग्रुप आता है? ग्रुप 2। ये सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 1 में आपको पता है कौन कौन से एलिमेंट है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। और ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। सो लेट अस सी कि ये सारे जो एल्कली मेटल्स हैं और एल्किलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो किस तरीके से नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। सो लेट अस सी एल्कली मेटल्स। सोडियम और पोटेशियम नेचर में सबसे ज़्यादा एब्यूंडेंट पाए जाते हैं, नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और जिनकी लोअर एब्यूंडेंस है, मतलब नेचर में पाए जाने की संभावना उनकी कम होती है, लिथियम की, रुबीडियम की और सीजियम की। एंड फ्रांशियम इज हाईली रेडियो एक्टिव। हाईली रेडियो एक्टिव मतलब आपको पता है कि रेडियो एक्टिव ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो उनमें से खुद में से जो है इंटीग्रेट होते हैं और उनमें से रेज निकलती है। आप आगे इसके बारे में पढ़ोगे। तो फ्रांशियम जो है वो हाईली रेडियो एक्टिव होता है, लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप है, इनका हाफ लाइफ है 21 मिनट्स। तो ये थोड़ा सा आपको इनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देन मूव ऑन फॉर एल्किलाइन अर्थ मेटल्स। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज एब्यूंडेंट, ये नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम इज हैविंग लोअर एब्यूंडेंस। बेरिलियम इज वेरी रेयर एंड रेडियम इज द रेयरेस्ट। सो लेट अस मूव ऑन फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको पता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 13 से 18 ग्रुप्स के पीरियड्स ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। सो यू कैन सी हियर ग्रुप 18 जो है उसमें क्या आता है? नोबल गैसेस है। और आपको पता है ग्रुप 17 जो है, आपने पढ़ा भी है क्लास 10th में, इनको हैलोजेंस भी बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, इनको हैलोजेंस भी बोलते हैं। इन 17th ग्रुप को यू विल कॉल एज हैलोजेंस। सो यू कैन सी हियर कि जो भी ये नंबर्स हैं वो ग्रुप को दिखा रहे हैं, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 आर डिनोटिंग देयर ग्रुप नंबर। तो अब आप यहाँ पे देखो, मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि ये सारे जितने भी हैं लाइट कलर से वो सारे मेटल्स हैं, ग्रीन कलर से आप देखो वो सारे मेटेलॉइड्स हैं यानी उपधातु हैं, और जितने भी पिंक कलर से आपको दिख रहे हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं। तो इनके पोजीशंस को आप पढ़ लीजिएगा। मेटेलॉइड्स मीन्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो मेटेलॉइड को आप एक बार ध्यान से देख लो कि मेटेलॉइड में क्या क्या आता है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, टेल्यूरियम एंड एस्टेटाइन। तो ये सारे मेटेलॉइड्स हैं। मेटल्स में आप देखो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टिन और लेड, बिस्मथ एंड पोलोनियम बिलोंग्स टू मेटल्स, ये धातु हैं। और जितने भी पिंक कलर से आपको दिख रहे हैं वो सारे नॉन मेटल्स या आधातु हैं। So let us have a quick revision for the D block elements and the F block elements. D block elements S और P block के बीच में पाए जाते हैं। आप देख लो, फर्स्ट सीरीज है 3D सीरीज, 4D, 5D एंड 6D। यानी 3D में आपका स्कैनिडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये सारे 3D सीरीज में है। फिर 4D सीरीज में ये सारे आएंगे, ये ट्रिबियम से लेके कैडमियम तक। देन 5D सीरीज लैंथेनम से लेके ये मर्क्यूरी तक है। और 6D सीरीज जो है वो आपकी एक्टिनम से लेके ये आपका, अभी आपको ये सिलेबस में 100 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर आप अलग से पढ़ोगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्दर डिवाइडेड है 3D सीरीज, 4D, 5D और 6D सीरीज में। सो लेट अस मूव ऑन फॉर द लास्ट वन, दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी के नीचे प्लेस्ड होता है। एफ ब्लॉक में आपने पढ़ा है कि लैंथेनम से लेके ल्यूटेशियम तक के एलिमेंट्स को आप बोलते हो 4F सीरीज और लैंथेनॉइड्स। और एक्टिनॉइड्स में आपने AC से लेकर आप LR तक यानी लॉरेंशियम तक जो मेटल्स हैं उनको आप बोलते हो 5F एलिमेंट्स। तो ये सारे जो हैं वो F ब्लॉक में आते हैं। आपने D ब्लॉक को पढ़ लिया कि किस तरीके से S और P के बीच में है, और F ब्लॉक जो है वो मेन पीरियोडिक टेबल के बॉडी के जस्ट नीचे होता है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं उनके आपको पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ने हैं कि ग्रुप में और पीरियड में उनका क्या इफेक्ट होता है। सो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि उसका मतलब क्या है। सो फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस, यानी कि परमाणु त्रिज्या। किन्हीं भी दो एटम के, अब आप देखो कोई भी दो एटम है, ए है ये, एटम बी है, ओके।
तो अब आप देखो, अगर इसके एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस से दूसरे एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस को के डिस्टेंस को आप मेजर करो, सो दैट विल बी डायमीटर, ठीक है। और आपको पता है कि डायमीटर जो है, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का जस्ट हाफ होता है। तो सपोज करो आपने एटम ए और एटम बी, जो कोई भी एटम हो सकते हैं, उनके बीच का ये जो डिस्टेंस है सपोज आपका आया 20 सेंटीमीटर, सपोज diameter is 20 centimeter. So what will be the atomic radii? Atomic radii will be r equal to d by 2, यानी 20 divided by 2 equal to 10. So atomic radii इनके बीच में हो जाएगी 10 सेंटीमीटर. So always remember कि radius जो होता है वो diameter का just हाफ होता है. So let us see the definition of atomic radius. नाम से ही पता चल रहा है कि किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में या परमाणु के बीच में पाया जाएगा. The atomic radius of a chemical element is a measure of the size of its atom, usually the mean or typical distance from the center of the nucleus to the boundary of the surrounding shells of electron. अगर आप इसको आप सराउंडिंग शेल मान लो, पेरीफेरी यानी किनारे को आप शेल मान लो, तो न्यूक्लियस से उनके सराउंडिंग शेल की जो बाउंड्री है उसके बीच के डिस्टेंस की यहाँ पे बात कर रहा है. ओके, सो एटॉमिक रेडियस इज द मीन और टिपिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द बाउंड्री ऑफ सराउंडिंग शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस वाज द एटॉमिक रेडियाई कि कोई भी दो एटम है ए और बी. एटम ए के सेंटर यानी न्यूक्लियस से एटम बी के सेंटर यानी न्यूक्लियस के बीच की दूरी जो होगी वो d होगी, दैट विल बी डायमीटर, एंड एटॉमिक रेडियस विल बी r इक्वल टू d बाय 2. सो ऑलवेज रिमेंबर कि एटॉमिक रेडियस हमेशा, परमाणु त्रिज्या हमेशा एटम्स के बीच में पाई जाएगी. सो स्टूडेंट्स, हैव अ लुक फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या के प्रकार. ये आपके बुक में बहुत क्लियर नहीं दिया है, बट मैंने यहाँ पे आपको एक एक जो रेडियस के टाइप्स हैं उनको मैंने अलग अलग बताया है. सो एटॉमिक रेडियस का फर्स्ट टाइप है कोवैलेंट रेडियस, सहसंयोजक त्रिज्या. सेकेंड है आयनिक रेडियस जो कि आयनिक त्रिज्या है. थर्ड इज वॉन्डर वॉल्स रेडियस एंड द लास्ट इज मेटालिक रेडियस. बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि कौन कौन से टर्म्स में आ रहा है. कोवैलेंट रेडियस है, दैट मीन्स किन्हीं भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेंटर से लेके जो उनके पेरीफेरी तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा. आयनिक रेडियस है यानी कोई भी आयनिक कंपाउंड आप लोगे, आयनिक मतलब जो आयन से मिलके बना हो, पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाए. वॉन्डर वॉल अभी आप पढ़ोगे, किन्हीं भी दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच के रेडियस को, मतलब बॉन्डिंग उनके बीच में नहीं हुई है, नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, उनके बीच के रेडियस को हम वॉन्डर वॉल रेडियस बोलते हैं. और मेटालिक मतलब जो कि मेटालिक कैरेक्टर रखते हैं, ऐसे एलिमेंट्स करोगे. तो नाम से ही आप देखोगे इट इज़ वेरी सिंपल, और ये बहुत सिंपल है, एक नंबर में ये आ सकता है. सो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस द फर्स्ट टाइप, दैट इज कोवैलेंट रेडियस. कोवैलेंट रेडियस का हिंदी है सहसंयोजक त्रिज्या. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि कोवैलेंट कैरेक्टर या कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है. कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा उन दो एटम्स के बीच में बनता है जो दो एटम्स आपस में इक्वल शेयरिंग करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए. और आयनिक बॉन्ड में हमेशा एक एटम अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को ट्रांसफर करता है. बट कोवैलेंट जब भी बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है दो एटम्स के बीच में. तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, क्लोरीन के दो एटम्स हैं, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है. कोवैलेंट रेडियस हमेशा कोवैलेंट या सहसंयोजक एटम्स में ही पाया जाएगा. तो सपोज करो कि क्लोरीन का अगर एटम ए ये है और एटम बी ये है, तो इसके सेंटर ए से सेंटर बी की जो दूरी होगी दैट विल बी डिस्टेंस, यानी कि ये हो जाएगा आपका डायमीटर. कोवैलेंट डायमीटर है, क्यों है? क्योंकि ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल बना रहा है. अगर आप इस डायमीटर की वैल्यू आप देखो यहाँ पे 198 है, यानी कि कोवैलेंट जो डायमीटर होगा क्लोरीन एटम मॉलिक्यूल के बीच में दैट इज 198. जब आप 198 में 2 से डिवाइड कर दोगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कोवैलेंट रेडियस, दैट इज 99 पिकोमीटर. सो लेट अस सी द डेफिनेशन. इट इज़ वेरी इजी कि कोई भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल के बीच में ये कोवैलेंट रेडियस पाया जाएगा. द डिस्टेंस बिटवीन two atoms when they are held together
by a bond in a covalent molecule. So let us discuss the second category, that is ionic radius. इसको हिंदी में आयनिक त्रिज्या बोलते हैं. So ionic radius is the measure of an atom's ion in a crystal lattice. किन्हीं भी क्रिस्टल में जो एटम के जो आयन है फॉर्मेशन हुआ है उसके मेजर को हम क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियस बोलेंगे. इट इज द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आयन्स दैट आर बैरली टचिंग ईच अदर. बैरली टचिंग ईच अदर मतलब वो सिर्फ हल्का सा एक दूसरे को टच करेंगे. सो आप ऐसे समझो आयनिक रेडियस को कि किन्हीं भी दो आयन्स के बीच में जब वो हल्का सा एक दूसरे को टच करें, दे बैरली दे टच ईच अदर, तो उनके डिस्टेंस के हाफ को हम आयनिक रेडियस कहेंगे. इसका आप डिटेल डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट लेक्चर में आप देखोगे जब आप आयन्स और उनके पेरेंट एटम के बीच के साइज को आप डिस्कस करोगे. तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, ये जो ऑरेंज कलर से दिखा रहा है और ये ब्लू कलर से दिखा रहा है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ आयन. आयन वर्ड तब जब भी आएगा तो या तो वो पॉजिटिव होगा कैटायन, या तो वो पॉजिटिव होगा दैट इज कैटायन, या तो वो नेगेटिव होगा दैट इज एनायन. सो अब आपको ये देखना है कि अगर आप एग्जाम्पल ले लो एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का जो ये ब्राउन कलर दिखा रहा है, ये सारे एटम्स में आप देखो ये जो ब्राउन कलर है वो पेरेंट एटम है, यानी वो कहाँ से मिला है हमको. सो आप ये देखो एल्यूमिनियम है वो उसको ब्राउन कलर से दिखा रहा है, दैट इज द पेरेंट एटम. जब एल्यूमिनियम ने अपने आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, डोनेट किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्यूमिनियम 3+ में कन्वर्ट हो गया. तो एल्यूमिनियम 3+ इज द आयन एंड हेयर ऑरेंज कलर इज डिनोटिंग द आयन. और वो किससे मिला है, कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, दैट इज फॉर्म्ड बाय पेरेंट एटम ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 यानी कि 283, दैट इज द पेरेंट एटम. अब जब आउटर मोस्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया, दैट इज द आयन यानी कि एल्यूमिनियम 3+. सो यहाँ पे जितना भी डिस्क्रिप्शन है उसमें ऑरेंज या ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है दैट इज द आयन, यानी कि नेगेटिव है तो उसने उतने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, अगर वो पॉजिटिव आयन है तो उसने उतने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है. और जो भी ये ब्राउन कलर से आपको दिख रहा है दैट इज द पेरेंट एटम जहां से आयन का फॉर्मेशन हुआ है. सो लेट अस मूव ऑन फर्दर फॉर द वंडर वॉल रेडियस. शायद आपने ये नाम नहीं सुना है, आप इसको ऐसे समझो कि कोई भी एटम ए है और कोई एटम बी है, वो आपस में कंबाइन कर रहा है. ओके, उनके बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है. उसी तरीके से कोई एटम सी है और एटम डी है, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है. तो जो ये एरिया मैं डिनोट कर रही हूँ ये दिखा रहा है इनके बीच में बॉन्डिंग हुआ है, यानी ए और बी आपस में कंबाइन किए हैं 2 एटम और ए बी मॉलिक्यूल में चेंज हुआ है, और सी और डी 2 एटम है वो आपस में कंबाइन करके बॉन्डिंग करके सी डी मॉलिक्यूल को बनाया है. अब वॉन्डर वॉल रेडियस को आप ऐसे समझो कि वॉन्डर वॉल रेडियस जो होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है किन्हीं भी 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में जो अगल बगल हो, नेबर में हो. नॉन बॉन्डेड का मतलब यहाँ पे कौन कौन से होंगे, बी एटम होगा और सी एटम होगा जिनके बीच में बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि ए और बी के बीच में ऑलरेडी बॉन्डिंग है और सी और डी के बीच में ऑलरेडी बॉन्डिंग है. तो बी एटम और सी एटम के बीच में बॉन्डिंग नहीं है, दे विल बी रिगार्डेड एज नॉन बॉन्डेड एटम्स. और ये अगल बगल भी है नेबरिंग एटम. अब आप ध्यान से देखो, बी के न्यूक्लियस यानी सेंटर पॉइंट से सी के सेंटर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. ठीक है, ये होगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन 2 नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम. ये बी और सी आपस में बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो किन्हीं भी 2 नॉन बॉन्डिंग नेबरिंग एटम के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ये किन्हीं भी 2 नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स के बीच में, और इनके जस्ट हाफ वैल्यू जो होगी दैट विल बी रिगार्डेड एज वॉन्डर वॉल रेडियस. अब आप ध्यान से देखो, बी और सी जो था वो किन्हीं इनके नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच की दूरी थी, दैट वाज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. जब आप इसकी वैल्यू को हाफ करोगे that is 180 picometer, that will be regarded as van der Waals radius. So the measurement of the internuclear distance between 2 non-bonded nearest neighboring atom is regarded as van der Waals radius. So let us start the last topic, that is metallic radius.
मेटालिक रेडियस यानी धात्विक रेडियस हुआ, धातु के बीच में, मेटल के बीच में जो रेडियस पाया जाएगा दैट विल बी मेटालिक रेडियस. सो आप इस डायग्राम में देखो, सपोज दिस इज एटम A, इट इज अ मेटल, एंड दिस इज एटम B, इट इज ऑल्सो अ मेटल. सो एटम A के सेंटर से एटम B के सेंटर या न्यूक्लियस के बीच की दूरी होगी डिस्टेंस, ओके, दैट विल बी डायमीटर, और इस का अगर आप हाफ कर दो दैट विल बी द मेटालिक रेडियस. सपोज करो कि एटम A विच इज अ मेटल एंड एटम B विच इज ऑल्सो अ मेटल, इनके बीच की ये डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, सपोज करो, तो दैट विल बी द डायमीटर. और जब इसका आप हाफ कर दोगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, सो दैट विल बी 5 सेंटीमीटर एंड दैट विल बी द मेटालिक रेडियस. So metallic radius is the radius of an atom joined by a metallic bond. It is very important. Metallic bond के बीच में ही पाया जाएगा. Metallic radius is half of the total distance between the nuclei of two adjacent atom in a metallic cluster. दो किन्हीं भी adjacent atoms हैं metals के, उनके जो बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसके हाफ वैल्यू को आप क्या कहोगे, मेटालिक रेडियस कहोगे. उसी तरीके से आप देख लो, वॉन्डर वॉल रेडियस को भी डिस्क्राइब किया है. किन्हीं भी दो नेबरिंग नॉन बॉन्डेड एटम, बॉन्डिंग आप कैसे समझोगे, बॉन्डिंग आप तभी समझोगे जब वो ओवरलैप करेगा. ये आप देखो, इसका क्रॉस सेक्शन हुआ है, इसको ये दोनों आपस में ओवरलैप किए हैं, यहाँ पे भी ये टच कर रहे हैं, बैरली थोड़ा सा छू रहे हैं, बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये एटम A और एटम B दूर दूर हैं, दे आर नेबरिंग नॉन बॉन्डेड एटम. सो इस सपोज दिस इज एटम A, दिस इज एटम B, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसके इस जो भी ये वैल्यू आएगी उसका जस्ट हाफ हो जाएगा वॉन्डर वॉल रेडियस. उसी तरह से कोवेलेंट रेडियस आपने पढ़ लिया कि किन्हीं भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट इक्वल शेयरिंग होता है. तो यहाँ पे आप देखो, एटम A है, एटम B है, दोनों के बीच में इक्वल शेयरिंग हुई है. सो इस डिस्टेंस को आप कहोगे कि दैट इज द डायमीटर, और इस पोर्शन, इसके जस्ट हाफ पोर्शन को आप बोलोगे कोवेलेंट रेडियस. सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख लो, मैंने थोड़ा सा एक डायग्राम से दिखाने की कोशिश की है ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस. अभी मैं सिर्फ बहुत थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जैसे ही आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे, तो हमेशा एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता है. यू कैन सी हियर, आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो, टॉप से बॉटम, हर ग्रुप में आप देखो तो उनकी जो साइज है यानी रेडियस है वो बड़ा हो रहा है और साइज भी बड़ी हो रही है. लेकिन अगर आप पीरियड में, अगर आप हॉरिजॉन्टली जाओ तो आप देखो साइज जो है वो छोटी होती जा रही है, यानी एटॉमिक रेडियस की वैल्यू छोटी होती जा रही है. और कहीं कहीं पे आपकी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी होंगे, कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. वट एवर कन्फ्यूजन्स यू आर हैविंग, यू आर फ्री टू आस्क, जस्ट आस्क ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो. आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज को आप पूछ सकते हो. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ. सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, ट्राई टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, बिकॉज जो पीरियोडिक टेबल है, अब आप आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे तो वो सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं. तो आप अगर एक बार कॉन्सेप्ट पे आपको कमांड हो गया, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग.